सर थोड़ा सा अपने बारे में भी तो बताइए, आपकी क्लैट की जर्नी कैसी थी, आपने क्या कैसे तैयारी करी, तो बता देते हैं। क्या बड़ी बात। हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। एंड मैं प्रखर मिश्रा आपके सामने लेकर आ चुका हूं मेरी खुद की जर्नी, कि मैंने कैसे सोचा क्लैट के बारे में, कहाँ से तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने आया हूँ, मेरी खुद की जर्नी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एंड देखते हैं कैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इससे सीख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो सीख लोगे ही। बाकी आपको अंदर एक कीड़ा था कि सर के बारे में जान लें, तो बता देते हैं। तो सबसे पहले मेरे 10th बोर्ड्स के जब एग्जाम ओवर हुए, काफी पार्टी वाला सीन था। पार्टी वाला है कि मस्ती मजे, क्योंकि सबने बोल रखा था कि भाई 10th कर लो तो मजे ही मजे हैं, तो वही मजे ढूंढ रहे थे हम कहीं ना कहीं। अब उसके बाद ऐसे ही रैंडमली पेपर में एक दिन एक ऐड आया कि क्लैट की तैयारी करें, हमारी कोचिंग से जुड़े। ठीक। तो अब मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस करा, मेरी मम्मी हैज़ ऑल्सो डन LLB। तो मैंने बोला कि मैंने कहा ये लॉ वगैरह की फील्ड कैसी रहती है, मैंने कहा आपने तो पढ़ा हुआ है, क्या कैसा है पूरा। उन्होंने बैठ के मुझे पूरा समझाया सारी चीज़ें कि क्या कैसा स्ट्रक्चर रहता है पढ़ाई में, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तुम, और ऐसा ऐसा वैसा वैसा। अब ये जो कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट था, देवर कॉलिंग मी फॉर एन ओरिएंटेशन, कि आप हमारे पास आइए, हमसे ब्रेन वॉश मतलब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमसे समझिए कि क्या होता है क्लैट पूरा। तो मैं चला गया आफ्टर माय 10th के एग्जाम्स। अब पूरा समझा के, सारे फैकल्टी भी अच्छे लगे, सब कुछ पसंद आया, तो मैंने वो कोचिंग में एनरोलमेंट ले लिया। डेमो लेक्चर्स वगैरह सब बहुत टॉप नॉच, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। 10th बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके थे, रिजल्ट आया भी नहीं था, मैंने कोचिंग जाना चालू कर दिया था। ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे मेरी कोचिंग रहती थी 3 दिन, तो मैं चला जाया करता था। अब उसके बाद अगला क्या था कि अब क्या किया जाए, तो यही चीज मैंने जो आपको बताई कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली एंड कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगा, ये मेरा बन गया अगला प्लान। ठीक। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। कि मैं हार्वी स्पेक्टर जैसा बनूंगा। ऑल्दो हार्वी स्पेक्टर उस टाइम पे पता नहीं था मुझे, बहुत बाद में पता लगा कि सूट्स नाम का एक टीवी शो है, उसमें हार्वी स्पेक्टर है, जो भी है। बट ऐसे सूट बूट पहन के बढ़िया कंपनियों के लिए लड़ाई करेंगे, ये मेरा पहला सपना था इनिशियल स्टेज, जब मैं 11th क्लास में आने वाला था और मेरा 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था। 10th का रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, बढ़िया पढ़ाई चल रही थी। ठीक। अब इस कोचिंग को हम लोग नाम लेके कैसे पुकारेंगे, लरियर कॉन्चर। ये मेरी कोचिंग थी, आप समझदार समझ चुके होंगे। ये कोचिंग में मैंने ज्वाइन करा। ठीक। बहुत अच्छी लगी स्टार्टिंग में, डेमो लेक्चर वगैरह सब कुछ अच्छे लगे। बट व्हाट हैपेंड, धीरे 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 एक टीचर आया, पढ़ाया एक चैप्टर, चला गया सामने वाली कोचिंग। दूसरा टीचर आया, दूसरा चैप्टर पढ़ाया, चला गया सामने वाली कोचिंग। ठीक सामने दूसरी कोचिंग थी जो कि नई नई इंडस्ट्री में आई थी और ग्रो कर रही थी, और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। उसका नाम भी आपको पता लगेगा अभी अगले आने वाली स्लाइड्स में। जो यहाँ से टीचर्स क्या करते थे कि उनको वहां पर बेटर पे, बेटर अपॉर्चुनिटी, जो भी होगा पता नहीं, यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के वहां चले जाते थे। गद्दारी कर बे। तो मैं देख रहा हूँ कि जिसने मेरा डेमो लिया वो तो पूरी टीम ही खाली हो गई यार। फिर कोई नया आया, हमने इन पे कोचिंग पे भरोसा करके कि आप भाई, आपके ऊपर भरोसा है, आपको पैसे दिए हैं 50,000 रुपए, आप थोड़ा करोगे ही एडजस्ट। तो 1 साल हो गया, पूरी 11th क्लास में बैठे रहे हम देखते हुए कि इधर से छोड़ के उधर जा रहे हैं, इधर से छोड़ के उधर जा रहे हैं, इधर से छोड़ के उधर जा रहे हैं। अब ऐसे में एक किसी सज्जन आदमी टीचर ने हमारे रेकमेंड किया कि आप एक काम करो, आप 2017 वाला क्लैट दे दो। द ईयर वॉज 2017, 2017 वाला क्लैट दे दिया मैंने। क्लैट दिया, उसमें मेरी रैंक कुछ आई, कैसी रैंक थी मेरी, 2400 समथिंग। ठीक है। उस टाइम पे 200 मार्क्स का पेपर होता था, 103.5 आउट ऑफ 200 ये मेरा स्कोर था। रैंक एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, OTP जैसी लग रही थी, बट हाँ, पॉइंट ये है कि CNLU पटना ने उस टाइम पे पेपर करवाया था। करंट अफेयर्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी ऑब्वियसली, बट मैंने 11th क्लास में जब मैं था, मैंने पेपर जरूर दिया। यहां से आपको एक सीख मिलती है, आपको भी देना चाहिए। दैट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक। कोचिंग कैसी भी माशाल्लाह हो अपनी, बट पेपर जरूर दे के आया मैं। ठीक। जब पेपर दे दिया मैंने, सब कुछ हो गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा हुआ। सेंटर में क्या कैसी होती है सेटिंग, सब कुछ देख के आया। लोग कैसे मायूस से दिखते हैं बाहर निकलते टाइम, अंदर घुसते टाइम कितने डरे हुए दिखते हैं, सब कुछ देख के आया, पूरा एक्सपीरियंस। ठीक। ये हो गया 2017, क्लास 11th मेरी खत्म हो चुकी थी अब। ठीक। तो क्योंकि उस टाइम पे मई में पेपर होता था ना, तो 11th खत्म हो चुकी थी। अब मेरे पास एक दुविधा कि भाई ऐसा रहा तो
अगली साल तो नंबर ही नहीं आने अगर ये वाली कोचिंग पे भरोसा करके बैठा रहा मैं। क्योंकि अगर मैं एक कोचिंग पे सिर्फ अपने संक कॉस्ट निकालने बैठ जाऊंगा, मैंने तो 50,000 रुपए दिए, मैंने तो 50,000 रुपए दिए, सिलेक्शन तो इनकी जिम्मेदारी है। क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठे हो कि इनकी जिम्मेदारी है हमारे यहाँ अगले साल बच्चे लेके आना है, ये जो पढ़ेंगे। ठीक, शिट। तो डिपेंड करता है कोचिंग के माइंडसेट पे। हर कोई कोचिंग परमात्मा नहीं होती है, कोचिंग से ज्यादा प्रिपरेशन आपकी खुद की होती है, बट वो टीचर भी तो सही होने चाहिए वहां पर। ठीक, तो मैं टीचर के साथ साथ जहां टीचर जा रहे थे, मैंने सोचा कि अब 12th क्लास में मैं जो आ चुका हूं, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। तो अब या तो पैसे देख लो या तो सिलेक्शन देख लो। तो मैं चला गया एज लेने। अब आपको समझदार को इशारा काफी किसकी बात हो रही है। तो जो बडिंग कोचिंग जो सामने ठीक खिड़की खोलते ही दिखती थी वो थी ये हेडक्वार्टर भोपाल में। तो मैं यहाँ चला गया। यहाँ पर मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिले उस टाइम पे। अभी की कोई बात नहीं हो रही है, अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा टीचर्स के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, किसी के भी ऊपर। 2017 एंड 18 वॉज द बेस्ट टाइम जब यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टीचर्स थे। ठीक, तो वहाँ गया मैं, जो मेंटरशिप मुझे देखने मिली तब मुझे पता लगा अच्छा भाई क्लैट की तैयारी ऐसे होती है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। मैं तो कुछ और ही कर रहा था एक साल से। वहां जाके 12th क्लास में मैंने कायदे की प्रिपरेशन चालू करी। क्लास 12th में मैंने, जब मेरे मिला जुला के शायद 11 महीने बचे थे, तब मुझे एक्चुअल सही गाइडेंस मिली है। जो लोग क्लास 11th में हैं अभी और 26 का एम कर रहे हैं और ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन होगा तुम्हें, अगर मैं शुरू से मिल चुका हूं तो प्लीज वो अपना एक साल 11th वाला बर्बाद मत करो, जो मेरा किसी और कोचिंग की वजह से बर्बाद हो गया। अगर मुझे सही गाइडेंस मिल चुकी होती, मेरा वो एक साल और यूटिलाइज हो चुका होता। ठीक, तो अगर मैं तुम्हें जल्दी मिल गया हूं तो वो एक साल भी यूटिलाइज कर दो। अब क्या हुआ कि जब प्रिपरेशन चालू हुई तो पहले तो शुरुआत मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा। ठीक, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, मॉक्स में नंबर आ रहे हैं, कॉमर्स विद क्लैट को अपन ऐसे ही जगल कर रहे हैं जैसे ये कर रहा है। ठीक है, स्कूल भी जाते थे सब चंगासी। 3 दिन क्या है MWF होता था, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। यहां पर मैं अपनी कॉमर्स की कोचिंग करता था और इसी के बीच में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे TTS यहां पर मेरी क्लैट की कोचिंग होती थी। तो 3 दिन ऐसे 3 दिन ऐसे मैं यहां पर जगल करता था। संडे बचता था जो मेरे पास, संडे को मैं दे देता था मॉक टेस्ट, वो भी 2 लाइन से। ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि अगला वाला फिर देने में टाइम लग जाएगा, तो 2 मॉक टेस्ट में एक ही दिन में देता था, दोनों को एनालाइज कर लेता था और हफ्ते भर के लिए उस एनालिसिस पे काम करता था। ये मेरा पूरा पैटर्न था कि मैंने कॉमर्स को क्लैट के साथ कैसे जगल करा अपने टाइम पे। अब बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ, सब प्रॉपर तैयार होके गए, सब कुछ हुआ। इकोनॉमिक्स का पेपर उस साल 2018 में लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो अब सीबीएसई ने बोला ये पेपर वापस से कराएंगे। हम जिनके पास बोर्ड और क्लैट को जगल करते करते जैसे तैसे थोड़े बहुत दिन बचते थे कि पढ़ाई अब कायदे से हो पाएगी, अब चलो फाइनली क्लैट को टाइम दे पाऊंगा, उसको अब वापस से पेपर देना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स का। ट्रेजेडी ये हुई कि जो पेपर रद्द हो गया, जो कैंसिल हो गया, उसको मानते हैं E1, जो कैंसिल होने के बाद मेरा हुआ E2। E1 मेरा ज्यादा बेटर गया था E2 से, बट ठीक है 98 आ गए इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 100, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 99 आ जाते, 1 नंबर का ही फर्क पड़ता, बट ओके। तो बोर्ड एग्जाम का फियास्को ये हुआ कि पेपर देते टाइम पेपर लीक हो गया, वही चीज जो मैंने आपको बताई। अब पेपर की अगली डेट आई वो और क्लैट के पास, मतलब जो जैसे तैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलना चाहिए था वो क्लैट के पास वापस से डेट खिंच गई। अब एलेट पहले होता था, पहले एलेट क्लास से 1 हफ्ते पहले हो जाया करता था, तो ट्रॉमा लोगों के पहले ही हो जाते थे। एलेट का फियास्को सुनो। एलेट देने गया मैं 2018 में, तो सबसे पहले तो पेपर देखते ही मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता था हमेशा, तो इंग्लिश मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब। इतने फिगर ऑफ स्पीच, ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जो जिंदगी में ना किसी ने पढ़ा है, ना हमने पढ़े, ना हमने आज तक देखे। ये का बवासीर बना दिए हो। 14 years of my life I was a student of an English medium school, और इस पेपर में जो क्लैट नहीं एलेट 18 में जो फिगर ऑफ स्पीच आए हैं वो आज तक नहीं पढ़े। किसी कोचिंग के किसी इंग्लिश टीचर ने नहीं पढ़ा है, किसी क्लास में वो कवर नहीं हुए, किसी स्टडी मटेरियल में कवर नहीं हुए। इतने खतरनाक
एलेट का तो फितरत ही है सरप्राइज करना, उस टाइम उसने इंग्लिश से कर दिया। ठीक, तो एलेट जो मेरा हुआ उसमें मेरी कुछ आई 4400 समथिंग समथिंग रैंक, तो वैसे ही मैं बाहर हो गया था। तो वो एक ट्रॉमा लेकर मैं बाहर आया। अब आया 13 मई, जैसे तैसे एक हफ्ते में इंग्लिश पे काम करा, सब कुछ करा कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए इंग्लिश में तो नंबर आने ही पड़ेंगे, अब तो इज्जत पे बनाई है, ईगो आ गई अब बीच में। ठीक, तो अब इंग्लिश पे काम करा। 13 मई 2018 ये था मेरा सेंटर, ट्रिनिटी कैंपस भोपाल। इसकी आपने कहीं ना कहीं खबर सुनी होगी। क्यों सुनी होगी? क्योंकि जब 3 बजे 3 PM पेपर चालू हुआ क्लैट का, मेरे स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखा रहा था, ऐसी कोडिंग जैसा आपको दिख रहा होगा, ये कोडिंग दिख रही थी मेरी स्क्रीन पे। अब ये कोडिंग अगर दिख रही, इंसान क्या करेगा? चिल्ला रहा है इन्विजिलेटर के सामने जाके, सर ये क्या हो रहा है, सर सर बताओ बताओ बताओ। हो जाएगा, शांति बनाए रखिए, मिल जाएंगे, जो जितना भी टाइम लॉस होगा मिल जाएगा। मैंने कहा अरे भैया तुम्हारी कोई तो जिंदगी में कोई दिक्कत हो नहीं रही, हमारा पूरा क्लैट ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक, अब 3:15 बजे क्या हुआ कि क्वेश्चन आने चालू हुए। 3 बजे तक मैं बना हुआ भीगी बिल्ली, मैं देख रहा हूं कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई यूज टू सॉल्व माई करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 1 लाइनर वाले इन 6 मिनट्स। 6 से 7 मिनट में मैं करंट अफेयर्स कर लेता था, जो बचे हुए 8 से 9 मिनट है उसमें मैं मैथ्स कर लेता था, जो 20 क्वेश्चन थे। तो मेरा अब मुझे ये लग रहा है कि भाई 7 + 8 ये 15 मिनट जो मेरे लॉस हो गए, ये तो मेरा सीए और मैथ्स का टाइम ही खा गए। अब मेरे पास तो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट अगर मेरे लॉस हो चुके हैं, तो भीगी बिल्ली बन के मेरे पास ऑप्शन था कि शेर बनो भाई। 3:15 बजे अपन शेर बने, और 5 बजे जैसे तैसे पूरा पेपर करके अटेम्प्ट कर के अपन बाहर आ गए। अब क्या हुआ, डी-डे आया कि रिजल्ट आएगा। ठीक, 2 दिन बाद आंसर की आनी चालू हो गई, तो लोग बोल रहे हैं भाई तेरे कितना है, भाई तेरे कितना है। मैंने कहा मुझे किसी को नहीं बताना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो चेक भी नहीं करते, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, वो तो अलग बेवकूफ़ी है, तुम देखोगे ही नहीं। अरे यार इतने मत बनो नौटंकी आइटम, पेपर देख लो, भले ही किसी को बताओ मत, खुद तो देख लो। नहीं मैं 6 साल से देख रहा हूँ ना मैं, लड़कियां लड़के, नहीं सर वो हमने पेपर ही चेक नहीं करा सर, हमारा तो अभी तो टेंशन हो जाएगी हमको। छोटी बच्ची हो क्या? आज हो चाहे 4 दिन बाद हो, तुम्हारी ही टेंशन है। तुम ही करके आए हो, जो गंद मचा के आए हो पेपर के अंदर। कबूल करने में क्या जा रहा है, तुम्हारा सत्य है वो, जो क्या जो है वो है। ठीक, तो हमने तो चेक ही नहीं करा सर अभी, तो हम तो बाद में ही देखेंगे जो रिजल्ट में। नौटंकी अपने तक रखो, है ना, कायदे से, तमीज वाले होकर, कॉमन सेंस से आंसर की चेक करके टीचर को बताओ। भले ही किसी में ढिंडोरा मत पीटते घूमो, अच्छा आए तो मत पीटो, बुरा आए तो मत पीटो, टीचर को एटलीस्ट बता दिया करो। ठीक, मैंने टोटल करके टीचर को बताया आपने, मैंने बोला अच्छी रैंक आएगी। रिजल्ट वाले दिन पसीने ही पसीने, क्या होगा, कैसा होगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। फिर मैंने देखा कि मेरा जो इंग्लिश जो एलेट में खराब गया था, उसमें मेरा स्कोर आया है 39 आउट ऑफ 40। इससे ज़्यादा मैंने आज तक किसी का नहीं सुना। ठीक है, एटलीस्ट कुछ साल तक। तो दिस वाज द हाईएस्ट एवर बाय एनी कैंडिडेट इन क्लैट। तो ये मेरा स्कोर था। ठीक, इंग्लिश का मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया टॉपर था इंग्लिश में। ठीक, जो ओवरऑल स्कोर था मेरा वो था कितना, 113.75 आउट ऑफ 200। ऑल इंडिया रैंक मेरी कितनी, AIR 972। ये आ गया मेरा स्कोर कार्ड। अब यहां पर कॉलेज अलॉटमेंट डे आया। कॉलेज जब अलॉट होने थे, कॉलेज अलॉटमेंट में पहली लिस्ट में मुझे मिला, जिंदगी मेरी बिल्कुल हिल सी गई। First time. मैंने कहा इतनी अच्छी रैंक पे इतना बेकार कॉलेज, NUSRL रांची। मैंने कहा ये तो नहीं आता यार 900 रैंक पे। फिर क्या होता है कि समझ में नहीं आया था ना, पहली बार अलॉट हुआ था कुछ, तो बाद में पता लगा कि पहली लिस्ट में सबको ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिलता है। वो तो खिसक खिसक के लोग विड्रॉ करते हैं, काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेते, उसके बाद वो सीट्स खाली होती जाती हैं, तो ऊपर जाते जाते हैं। ठीक, तो अलॉटमेंट लिस्ट नंबर 1 जो है उसमें तो दिमाग ही खराब हो गया। नंबर 2 में, फिर नंबर 1 में क्या हुआ कि जैसे तैसे जिंदगी में से तनाव गया था, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया, दैट इज NUSRL रांची। ठीक, जब अलॉटमेंट लिस्ट नंबर 2 आई तो उसमें फाइनली NLUO कटक मेरा अलॉटमेंट लिस्ट नंबर 2 में आया। वो 3, 4, 5 सब में ही कटक रहा।
अपग्रेड नहीं हुआ वहाँ से। बट बाद में क्या हुआ, मुझे वैकेंसीज के ऑप्शंस मिले। कहाँ पर? वैकेंसीज के ऑप्शन मुझे अलग अलग कॉलेजेस में मिले। बट अब क्योंकि NLU मिल गया था, तो 28 जून 2018 में जाकर सबसे पहले दिन मेरा वहाँ पर रिपोर्टिंग थी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट टेंस मोमेंट्स ऑफ द एंटायर लाइफ बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इतने पसीने मेरे कभी नहीं छूटे। क्योंकि अब वो सामने जब इतने सारा पैनल बैठा हुआ है, लाइन से पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, मन में ये लगता रहता है कहीं एक आध डॉक्यूमेंट भी अगर हो गया ना तो यहाँ से वापस घर भेजेंगे, वो भी 1200 किलोमीटर दूर है, तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि उस साल किस्मत ऐसी चल रही थी कि पेपर रद्द हो गया, एलर्ट खराब हो गया, क्लैट में कोडिंग आ गई। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है इस साल, तो कोई भरोसा नहीं है। बट इस डेट के बाद से टाइम वॉज इन माई फेवर एंड यहाँ से फिर NLU की जर्नी मेरी चालू हुई। उसके बाद मुझे वैकेंसीज में RGNL पटियाला मिला था, जो मैं गया नहीं। HNLU रायपुर मिला था, जो कि मैं गया नहीं। CNLU मिला था, जो कि मैं गया नहीं। मिला था एज एन मैंने अप्लाई कर दिया था ऐसे मजे मजे के लिए, बट अलॉट तो हो गया था, बट मैं गया नहीं फिर। ठीक, तो वैकेंसीज का ये सिस्टम था मेरा। बाकी यही थी मेरी जर्नी। आपको कैसी लगी हो, कुछ इंस्पायर हुए हो, कुछ सीखने, जो आपको 3 चीजें सीखनी मिली, तीन इस पूरी जर्नी में से, टॉप 3 थिंग्स फ्रॉम माय जर्नी, कमेंट जरूर करके बताना मुझे एक बार, तो मैं भी देखूं कि आपने क्या सीखा इस पूरी वीडियो में से। ठीक, एंड इसके बाद की जर्नी फिर कभी और बताएंगे, इसके पहले की फिर कभी और बताएंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट जरूर कर देना। ठीक, एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट हो, तो फॉलो कर लो। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो।